हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्थ पीपी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास नंबर 9 है। आशा करता हूँ आपने अभी तक की सारी क्लासें देख ली होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में, उसके बारे में इकोलॉजी क्या होती है उसको, और इसके बारे में एक और टॉपिक लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आज बात करते हैं इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ये एक विज्ञान की बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जो जीवित प्राणी हैं उनका पर्यावरण के साथ, हमारे चारों ओर के आवरण के साथ जो भी संबंध है वो हम इस पारिस्थितिकी में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझने के लिए हम इसे इसके माध्यम से समझ सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जीवित प्राणी हैं प्लस आपका इन्वायरमेंट मिलके क्या बनाते हैं, इकोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इकोलॉजी, तो यह है अर्नेस्ट हैकल। फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हायरार्की। किसी भी जीव मंडल की या किसी भी जगत की मैं बात करता हूँ तो उसकी हायरार्की होती है। सबसे पहले क्या होता है क्या नहीं, देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपके बहुत सारे डाउट यहीं पर क्लियर कर देगा। देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो हमने देखी थी क्या, जीन। जीन क्या होता है, हमने देखा जीन है, एक जीन जो होगा वो डीएनए का निर्माण करेगा, फिर क्रोमोसोम का, फिर न्यूक्लियस का, फिर सेल का। हमने सेल से थोड़ा ऑर्गेनिज्म बताए थे। सेल के अंदर मैंने आपको न्यूक्लियस बताया था और न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको क्रोमोसोम्स बताए थे। और क्रोमोसोम जब हमने बाद में देखा फिर उसमें हमने डीएनए पढ़ा, फिर जीन पढ़ा। तो सबसे छोटी जो यूनिट है उसे हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन, फिर डीएनए, जीन से डीएनए बने, डीएनए से क्रोमोसोम्स बने, क्रोमोसोम से न्यूक्लियस बनेगा, फिर न्यूक्लियस से सेल बन जाएगा। ठीक है, जब सेल बहुत सारे मिल जाएंगे तो टिश्यू बन जाएगा, और टिश्यू बन गए तो ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक जीव बन जाएगा। फिर जब बहुत सारे जीव एक जैसे मिल जाएंगे तो वो स्पीसीज बन जाएगी, प्रजाति बन जाएगी। ठीक है, जब प्रजाति बन जाएगी तो फिर वो क्या बनेगी, पॉपुलेशन बनेगी। बहुत सारी प्रजाति पॉपुलेशन बन जाएगी और वही पॉपुलेशन मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी। फिर वो एक बायोटिक कम्युनिटी बनेंगी, फिर बायोम बनेगा, फिर बायोस्फीयर बनेगा। ये पूरी हायरार्की है पूरी लाइफ की। बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल आपको ना इफ नो बट बिल्कुल इसे समझ लेना है, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जीन से बना डीएनए, डीएनए से बना क्रोमोसोम, जीन से बना डीएनए, मैं एक बार हाईलाइट कर दूं, जीन से बना डीएनए, डीएनए से बना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से स्पीसीज, स्पीसीज से पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी, फिर बायोम, फिर आपका बायोस्फीयर, जैव मंडल। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं जीव की। देखिए दो टाइप के जीव होते हैं, एक वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोल्ड ब्लड। एक होते हैं दे ऑलवेज हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनमें क्या रहेगा, एक ही बॉडी टेम्परेचर कहेगा, किसमें, वार्म में। एक होता है आपका कोल्ड, जिनमें क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार क्या रहता है, आपका चेंज होता रहता है। जैसे मैं बात करता हूँ जिनमें एक समान रहेगा वो क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आपने देखा होगा 12 महीने आपको नजर आएंगे। बट जो कोल्ड वाले हैं आपने देखा होगा ये क्या रहते हैं, जैसे रेप्टाइल और फिशेस रहते हैं। आपने रेप्टाइल देखा होगा, सरीसृप, अगर मैं सांप को देखूँ तो आपको जाड़े के टाइम पे ज़्यादा नजर नहीं आते, बट गर्मियों में नजर आते हैं। तो ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर को अपने अनुकूल करने के लिए अपना काम करते रहते हैं। ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को सुप्तावस्था में रख लेते हैं जाड़ों के टाइम में, क्योंकि इन्हें क्या ठंडा पसंद नहीं रहता है, तो गर्मी रहती है तो थोड़ा बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जीवों को बांटा गया है। ठीक है, इकोसिस्टम पूरी इकोलॉजी की क्या है, बेसिक यूनिट है। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है इंटरेक्शन, कोई भी दो जातियां होती हैं या प्रजाति होती है तो उसके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक, मतलब एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इसका मतलब है इंटर स्पेसिफिक का मतलब हो गया दो असमान जातियों के बीच का जब संबंध होता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, और इंट्रा स्पेसिफिक जब एक ही जातों के बीच होगा। देखिए उदाहरण बहुत अच्छा समझा गया है। जब घास खाने के लिए डियर और रैबिट के बीच में कंपटीशन होगा तो इसे इंटर कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक कहेंगे कि दो जातियों का, विभिन्न जातियों का किसी चीज़ के लिए जब
आपस में संबंध देखा जाता है तो हम उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। ऐसे ही जब हम बात करेंगे दो एक ही चीज़ों में, जैसे आप देख रहे होंगे दो पक्षियों के बीच घोंसला बनाना, जब किसी घोंसला बनाना होगा तो दो ही पक्षी एक ही फैमिली से रिलेटेड दो पक्षी होंगे, जब वो लड़ाई करेंगे, जब वो युद्ध करेंगे या किसी चीज़ में भी कहेंगे तो वो इंट्रा स्पेसिफिक होगा, और जब डिफरेंट होगा तो इंटर स्पेसिफिक होगा। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। ठीक, नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। जो हमने भी इंटरेक्शन पढ़े उसके टाइप्स कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे इसे ये आपने वर्ड सुना होगा कि इस टाइप के वर्ड क्या होते हैं। ये म्यूचुअलिज्म आपने देखा होगा, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, ये प्रिडिक्शन, ये एमिनलिज्म, ये आपका पैरासिटिज्म और ये आपका कम्युनलिज्म। तो ये अलग अलग तरीके के आपके संबंध हैं, इंटरेक्शन है। देखिए जो म्यूचुअलिज्म है उसमें क्या होता है, जो आपकी सहजीविता है इसमें क्या होता है, दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, तो दोनों प्लस प्लस होंगे। देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए, इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं। दोनों प्लस प्लस मतलब इसमें दोनों प्रजातियों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। किसमें, म्यूचुअलिज्म में। सहजीविता में मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके भाई तेरे लिए भी फ़ायदा हो, 50-50 कर लेंगे, चल दोनों का फ़ायदा हो गया। जो कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन में किसी का फ़ायदा नहीं होगा, स्पीसीज़ 1 का फ़ायदा भी नहीं होगा, स्पीसीज़ 2 का भी फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही सारा आपको समझाने की कोशिश की है। जो आपका प्रीडेशन है, परिभक्षण है, उसमें आपका एक का फ़ायदा होगा, एक का नहीं होगा। जो आपका एमिनलिज्म है इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा, एक का तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, एक का ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, बिल्कुल दूसरे का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये सब समझाने की कोशिश करी गई है। देखते हैं सैवेज, वन स्पीसीज बेनिफिटेड अदर वन इज अफेक्टेड। ठीक है, आपका पैरिज्म, एमिनलिज्म सब आपको समझाने की कोशिश करिए कि किसमें क्या होता है। म्यूचुअलिज्म में आपको समझाता हूँ, सहजीविता में क्या होता है, दोनों स्पीसीज बेनिफिट रहती हैं। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को क्या होगा, हार्म्ड होंगी। जो प्रीडेशन है, जो परभक्षण है, उसमें वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर गेट हार्म। ठीक है, जो आपका एमिनलिज्म है उसमें वन स्पीसीज गेट अफेक्टेड वाइल अदर इज डिसहार्म्ड। अफेक्ट रहेगी बट कोई दूसरे को अफेक्ट, कोई डिसहार्म नहीं, हार्म नहीं होगा। ये पैरासिस्टम्स है, परजीविता है, ये पूछा जाता है। इसमें एक बेनिफिट रहता है, एक को हार्म होता है। ठीक है, बट इन दिस द डोमिनेंट स्पीसीज विल लिव इन द ऑन द होस्ट स्पीसीज। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। फिर आपका सहभोजिता है, इसमें क्या है, वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन है कि किसी जीव से किसी के साथ संबंध होता है तो उसे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है, तो ये बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ आती है इकोलॉजी में फूड चेन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन, और फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ अ लिंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। देखिए जो फूड चेन है उसका संबंध उत्पादक से लेके अंत में जो उसका उपभोग करता है, अंत उपभोक्ता तक उसका बात करती है फूड चेन की। जैसे मैं बात करता हूँ ग्रास फूड लाइन की, तो आपने देखा होगा, देखिए प्लांट क्या है, उत्पादक हैं। प्लांट क्या है, उत्पादक है। घास या किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, उसको कौन खाता है, ग्रास होल्डर। आपने देखा होगा ग्रास होपर जो रहता है वो खाता है। ठीक है, कोई भी जीव, जैसे मैं ये आपकी बताई जा रही है फूड चेन पक्षियों के बारे में कि ग्रास कुपर को फिर बर्ड खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, फिर बर्ड को स्नेक खाता है, फिर स्नेक को ओवल खाता है। तो क्या है, पूरी एक सीरीज चलिए, फूड चेन चलिए। क्या, देखिए कि जो प्लांट है उसका उपभोग कौन करता है, ग्रास ऊपर करता है। ग्रास ऊपर का उपभोग कौन करता है, बर्ड करता है। बर्ड का कौन करता है, स्नेक करता है। स्नेक का कौन करता है, ओवल करता है। तो ये एक पूरी चेन है। इसीलिए कहा जाता है कि जैव मंडल में हर जीव की अपनी अपनी एक विशेष स्थान है। अगर एक चीज़ भी बिगड़ी तो सारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे कि पूरे जैव मंडल में हर जीव का अपना अपना एक क्या है, पूरा एक अपना अपना वर्क है। नेक्स्ट ये बात करें अपने फूड चेन की। अब ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो फूड वेब का काम करेगा, फूड जाल का काम करेगा। देखिए फूड वेब शोज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटर कनेक्टेड विद डिफरेंट पाथ। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको बहुत हद तक समझा देगा। देखिए प्लांट है, प्लांट है, आपको प्लांट का गोट भी खाएगा, बकरी भी खाएगी, रैबिट भी खाएगा। ठीक है, और माउस चूहा भी प्लांट का उपभोग करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस प्लांट को, इस गोट को कौन खा सकता है, गोट को आपका जैकल, जो आपका जिसके आपको लोमड़ी कहते हैं, वो भी खा सकता है, या गोट को डायरेक्ट टाइगर भी खा सकता है। या मैं कहूँ एक ह्यूमन चेन आपकी ह्यूमन की भी बन सकती है, जो खाते हैं नॉनवेज उनके लिए। या दूसरी चेन क्या है, रैबिट को जैकल भी खा सकता है, और फिर जैकेट को टाइगर खा सकता है, या रैबिट को ही डायरेक्ट टाइगर खा सकता है। ऐसी ही माउस, रैबिट, तो ये जो पूरा चेन बन रही है इसे फूड वेब कहेंगे। बहुत सारी जो बन रही है फूड वेब, एक सिंगल जो बन रही है फूड चेन। ठीक है, आशा करता हूँ। देखिए एक लॉ आता है, पूछा जाता है 10% लॉ का संबंध किससे है। जो 10% लॉ है, 10% लॉ है, इसका इकोलॉजी से संबंध है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी विल ऑलवेज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ
in only 10% form of total energy and 90% energy is always consumed by that particular। इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी एनर्जी रहती है वो अगर अपने आप में 100% है तो आने वाली हर जगह में वो क्या जाएगी, अलग अलग तरीके से जाएगी। देखिए यहाँ पर है सन में अगर 100% एनर्जी है तो जो ग्रास होगी वो 10% एनर्जी को लेगी, ठीक है। फिर जो ग्रास से गोल्ड लेगा वो एनर्जी लेगा कितना, 1%, ठीक है। 10% हर कोई अपने पहले वाले का 10% लेगा। फिर जैकल गॉड से क्या लेगा, 10% लेगा, वन का 10% लेगा। फिर टाइगर जैकल का 10% लेगा। तो इस हिसाब से जो हम डाटा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 10% में पहले 100 था, फिर आपको 10 देखने को मिला, फिर 1 देखने को फिर मिला, फिर 0.10 मिला, फिर 0.01% देखने को मिला। तो ये क्या था, आपका पूरा प्रोसीजर था। क्या आपका 10% लॉ क्या होता है, इसका इकोलॉजी से संबंधित इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है एनर्जी पिरामिड। पूछा जाता है एनर्जी पिरामिड क्या है। एनर्जी पिरामिड क्या है, ये ग्राफिकल इंडिकेशन है या रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है एनर्जी किस रूप में आगे बढ़ती है। ऊर्जा पिरामिड का, ऊर्जा का एक तंत्र है जो बहने का सचित्र वर्णन करती है। जैसे आपके स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा है पिरामिड, एक पिरामिड नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमने बात करी है प्रोड्यूसर की, इस वाले में देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, फिर हर्बीवोरस शाकाहारी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, फिर टर्शियरी या टॉप उपभोक्ता जो पहले सबसे बड़े कार्निवोरस है, ठीक। एक पिरामिड हो गया अपवार्ड, एक पिरामिड है आपका देखिए डाउनवार्ड भी है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लार्ज फिशेस होंगी, फिर स्मॉलेस्ट फिशेस होंगी, फिर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, फिर आपके प्रोड्यूसर्स प्लांट्स जो पानी के होते हैं वो रहेंगे। तो क्या है, पिरामिड है, अलग अलग टाइप के पिरामिड्स हैं। ये फॉरेस्ट का अलग अलग टाइप का है। जो अब ये पूछा जाता है कि पिरामिड का शेप बताइए, तो जो इकोसिस्टम का रहता है तो इन्वर्टेड रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो एक्वेटिक रहेगा पानी का रहेगा, उसमें क्या रहता है आपका इन्वर्टेड रहता है। और जो फॉरेस्ट का रहता है उसमें क्या रहता है, अप रहता है। फॉरेस्ट में क्या रहता है, अप एंड डाउन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, समझिएगा। अप एंड डाउन का मतलब है, आप देखेंगे फॉरेस्ट में नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे बहुत देखने को आपको देखते हैं। थोड़ा सा उसकी कम संख्या में आपको हर्बीवोरस मिलेंगे जो पेड़ पौधों को खाएंगे, फिर उससे थोड़ी कम संख्या में आपको मिलेंगे जो उन हर्बीवोरस खाएंगे, और फिर टॉप में देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इस सिस्टम को मैं अगर करूँ तो आप देखेंगे कि जंगल में आपको पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे, उसको खाने वाले हिरन आपको थोड़ी संख्या में कम मिलेंगे। हिरन को खाने वाले आपको, मैं कहूँ अगर जैकल खाता है, जैकल की बात करूँ तो जैकल को थोड़ा कम मिलेगा, और जैकल से भी कम मिलेगा आपको कौन, लायन, जो होगा बहुत कम। तो ये आपका पूरी सीरीज है जो ऊपर को जाते हुए घटती है। अब ऐसी हम बात करते हैं एक्वेटिक की, तो इन्वर्टेड होता है। इसमें सबसे पहले जो कार्निवोरस, इसमें क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा कौन रहेंगे, कार्निवोरस। जो सबसे लास्ट का जो वो है, इसमें सबसे छोटा कौन रहता है आपका, प्लांट रहेंगे। पानी के प्लांट बहुत कम अवस्था में रहते हैं, फिर उनको कौन खाता है, मछलियाँ खाती हैं। तो थोड़ा सा मछलियाँ ज़्यादा होंगी, फिर एक थोड़ा सा उससे बड़ी मछलियाँ होंगी, फिर उससे बड़ी मछली होंगी। जो सबसे ज़्यादा होगा स्मॉल मांसभक्षी रहेगी, सबसे बड़ी मछली, ठीक है। तो ये सब एक पिरामिड का नाम बताया गया। पिरामिड के साथ ये अलग अलग डिपेंड करता है। कोई पिरामिड रहता है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, कोई रहता है आपका मास के हिसाब से, तो अलग अलग पिरामिड्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वैरायटी ऑफ द लाइफ फाउंड इन द अर्थ। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर जो लाइफ है, जैव विविधता है, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको स्थल में देखने को मिलेगी, ठीक है। 80% आपको बायोडाइवर्सिटी, टोटल बायोडाइवर्सिटी की आपको लैंड फॉर्म में दिखेगी, स्थल में कॉन्टिनेंट्स में दिखेगी। 15% आपको समुद्र में दिखेगी, और 5% आपको फ्रेश वाटर में इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण करने वाला जीव जो है वो साइनोबैक्टीरिया, ब्रूगरी, एल्गी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन को, इसके साथ साथ कवर करेंगे। इकोसिस्टम कवर हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या होता है, देखिए पॉल्यूशन आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस है ये क्या है, एक ये ग्रीन हाउस ऑफ फिनोमिना इन विच द एटमोस्फियर ऑफ अ प्लैनेट ट्रैप्स रेडिएशन इमिटेड बाय सन caused by gases such as CO2, methane, CH4, nitrous oxide, chlorofluorocarbon that allow incoming sunlight to pass through but reflect back those rays again and again which leads to global warming। समझाता हूँ मैं आप लोगों को हिंदी में, हिंदी वालों के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण किसी ग्रह के वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होता है, आपके जो अर्थ है, हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसमें हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वार्म हो रही है। ग्लोब, हमारा जो ग्लोब है वो वार्म हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है वो क्यों होती है, वो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। इसमें क्या होता है, जो जैसे हम गैसेज यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
जलवाष्प, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इन गैसों के माध्यम से क्या होता है, जो सूरज से रोशनी आती है वो वापस नहीं जा पाती, और आ तो जाती है बट वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है और अर्थ का तापमान इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ना कि वर्तमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी जरूरी है। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी जरूरी है, बट जब बहुत ज़्यादा संख्या में, अब धीरे धीरे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो थोड़ा सा हार्मफुल हो रहा है। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ना हो तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर हमने नॉर्मल टेम्परेचर देखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी भी है, और एक्सेस अमाउंट में हो, जैसे हमने बताया एक्सेस अमाउंट में सेल भी जो आपके लिए यूजफुल रहती है वो कैंसर का काम कर जाती है, तो एक्सेस अमाउंट में जब होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। परंतु इस प्रभाव के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण धरती का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जो आगे चल के सुनामी जैसी समस्या उत्पन्न कर सकता है। देखिए, मैंने आपको वही बताया और वही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ग्रीन हाउस को आपको समझना है तो आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। देखिए, यहाँ पर एक सन है, सन से आपको जब सनलाइट आएगी अर्थ का जो ये है एटमॉस्फेयर है, इसमें सनलाइट आ तो जाएगी बट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस अगर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाएंगी तो रिफ्लेक्ट प्रॉपर मात्रा में नहीं कर पाएंगी और यहीं पर रहेंगी, और ये अर्थ को क्या कर देगा, ये अर्थ को वार्म कर देगा। ठीक है, ये अर्थ को वार्म कर देगा, इसको समझिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे परसेंटेज, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पूछा जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परसेंट है, 60% करीबन आपकी CO2 देखने को मिलेगी, CFC 14%, मीथेन आपकी 20% और NO2 6%। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा ये वर्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन जो परत है उसका रिक्तीकरण या क्षयीकरण हो रहा है, तो ये किसके कारण होता है, ये आप ये बस याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण इसका हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीकेशन इज सिंपली द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू इमिशन ऑफ CFC। ओजोन लेयर क्या है, एक ओजोन लेयर है, सन से आने वाली जो पैराबैग्निक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस है, उनको आने से रोकती है, बट उसका क्या होना है, ये मोटी परत है, अब धीरे धीरे क्या पतली हो रही है, किसके कारण, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये पतली हो रही है। 2 टाइप्स ऑफ ओजोन्स आर फाउंड, बैड ओजोन फाउंड एट ट्रोपोस्फीयर एंड गुड ओजोन आर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ये क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए प्रोटोकॉल करा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रोटोकॉल के अंदर ओजोन फाउंड एट एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर इज गॉट बिकॉज इट सीड्स, ये तो ओजोन परत की बात होगी। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, ये आपका किसका, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस से इसका संबंध है। नेक्स्ट आपका कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीकेशन, CFC जो कॉज है आपकी ओजोन परत का क्षयीकरण के लिए, वो CFC है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो CFC आपका एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या है, ये किसको, जो हमारी हाई एनर्जी के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उसके थ्रू क्या होता है, वेरी हाई एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन ऑफ CFC लीव्स ऑफ फ्री क्लोरीन एटम। तो ये क्या है, जो CFC से क्लोरीन एटम है उनको रिमूव कर देता है, अलग कर देता है, जिसके कारण क्या है, ओजोन लेयर आपकी क्या है, क्षरण होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका CFC इज मेनली एमिटेड बाय आपके एयर कंडीशन, AC, फ्रिज, इनके द्वारा CFC निकलती है। एक आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा ग्रीन हाउस के लिए, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये है ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन, ओजोन लेयर को क्षरण होने से रोकने के लिए क्या है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है और मॉन्ट्रियल का किससे है, तो इसको समझिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन इज अ रेन ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज एसिडिक। जो एसिड है, जो अम्ल है, उसका जो वर्षा के साथ मिल जाना वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके क्या कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा इसके कारण पूछे जाते हैं, किस किस के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की जो गैस है SO2O+ NO2, इसके कारण आपका ये एसिड रेन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या है, जो बिजली कड़कती है उसके कारण भी उत्पन्न हो सकती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो ज्वालामुखी स्फोट होता है उसके कारण भी उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके कारण हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका इरोजन बहुत जल्दी हो जा रहा है। जो आप देखेंगे स्टील का स्ट्रक्चर है, ब्रिज है, ये स्टैचू है, ताजमहल को आपने देखा होगा पीला होने लग गया, तो वो इसी सॉल्ट जो आपका एसिड रेन है इसके कारण ही हो रहा है। तो इसके लिए फैक्ट्रियों को, आसपास की फैक्ट्री को बंद कराया जा रहा है ताकि प्रदूषक ना निकले, SO2
प्लस NO2 के कारण आपका ये प्रॉब्लम आ जा रही है। ठीक है, एसिड रेन भी हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रकाश रासायनिक धुंध। फोटोकेमिकल स्मॉग इज प्रोड्यूस व्हेन द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द combustion of the fossil fuels react with the sunlight and the energy is the sunlight converts into pollutants into other toxic chemicals। देख रहे होंगे जो आजकल प्रकाश रासायनिक धुंध है, आजकल जो धुंध आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है इसी कारण, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, आपका जो फ्यूल का कंजप्शन है उसका ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिस कारण ये पॉल्यूटेंट्स नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आजकल पर्यावरण को शुद्ध माना जा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है क्यों, ये फोटोकेमिकल स्मोक आपका नहीं निकल रहा है। जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये आपके फ्यूल के माध्यम के फ्यूल के कंजम्पशन से आपका निकलता है। ठीक है, इसमें आपका क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे आपको केमिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है BOD, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज BOD। तो जो BOD है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हिंदी में कहा जाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये डिमांड होती है क्या, जो एक्वेटिक जल में उपस्थित जीवों के पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए निश्चित ताप पे समय पर जितनी जल में घुली ऑक्सीजन चाहिए वे जैव। देखिए जो जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली मानता हूँ, तो मछली हवा में तो सांस लेती नहीं, तो जो मछली जो सांस लेती है, जो हवा लेती है, O2 लेती है, वो जल में घुली ऑक्सीजन से लेती है। तो वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीवों के जैविक क्रियाओं को करने के लिए सहायता प्रदान करती है, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इंग्लिश में कहूँ तो BOD इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ बॉडी ऑफ वाटर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जल में घुली ऑक्सीजन को जो निश्चित ताप समय पर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, वो आपका BOD है। ठीक है, प्रदूषित जल का BOD हमेशा अधिक होगा। जब भी अगर BOD एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, तो जो प्रदूषित जल होगा, पॉल्यूटेटेड वाटर होगा, तो उसमें आपकी BOD क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका क्या, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ द amount of oxygen needed for oxidation of chemical present in solvent by some strong chemical oxidant। ये क्या है, अमाउंट है ऑक्सीजन की, किसके लिए ज़रूरत है, ऑक्सीडेशन के लिए। क्या, केमिकल जो भी हम प्रोसेस करेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन, उसके लिए आपका COD की नीड करेगी। नेक्स्ट आता है आपका सुपोषण, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे रिचनेस है, excessive richness of nutrients in a water bodies like pond due to natural process or human activity which leads to oxygen supply to aquatic animal is known यूट्रोफिकेशन। सुपोषण मतलब जब किसी अधिक मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड कराते हैं, किसमें, जलीय जीवों को, प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से, तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक ऑन पॉइंट बट ह्यूमन एक्टिविटी स्पीड अप दिस प्रोसेस। ये क्या है, जब इस अमाउंट में बढ़ेगा तो ये आपकी जो है क्या होगा, जो आपकी लेक है, आपकी जो पॉन्ड है, उनकी नेचुरल एजिंग, उनका मतलब अब अस्तित्व खत्म होने वाला है, इस चीज़ को दर्शाने का ये कार्य करता है क्या, आपका सुपोषण। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझे होंगे, आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए सन के माध्यम से आपको एनर्जी मिल रही है, आपको ऊपर लेयर ऑफ एल्गी देखने को मिलेगी, इस चीज़ को समझिएगा, जहाँ पर O2 का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, सन से एनर्जी आ रही है, ये आपका एक पॉन्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉन्ड का एक पूरा स्ट्रक्चर है। लेस सनलाइट गोस इनसाइड पॉइंट, पॉन्ड के अंदर तो बहुत कम जाएगी, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो ऊपर रहेंगे एल्गी उन्हें मिल जाएगी, O2 ट्रांसफर इंटरप्ट हो जाएगी। तो ये सब क्या है, पूरा एक लेक का स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आपका, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको बताएंगे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा बचा है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, जहाँ पर भी अभ्यारण्य होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा और फौना का मतलब मेरा किसका है, वन्यजीव और पादप जंतुओं को, जो हम उनको सुरक्षित करने का काम करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपने सुना होगा DDT, जिसका नाम है क्या, डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसको याद कर लिए। RDX से सुना होगा आपने रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव्स। फिर आपने सुना होगा नाइट्रेट पॉल्यूशन इन वाटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इन सब चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ये देखा होगा मरकरी के कारण क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज़ हो जाती है। मिनीमाटा डिजीज़ HG मरकरी के कारण होती है। कैंडियम इन वाटर के कारण इटाई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, आपका क्या है, ऐसी सारी डिजीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप सब इनको सबको नोट कर लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम बात कर रहे हैं ह्यूमस की, खाद मिट्टी आपने सुना होगा। ये ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या है, एक सॉइल प्रोड्यूस डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल एनिमल्स का, जहाँ पर आपका जो सॉइल है उसको खाद को उर्वरक बनाने के लिए आपका इस खाद मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे ध्यान रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण को नापने का काम किस में करा जाता है, इसको डेसिबल में करते हैं। ठीक है, अभी अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुनी होगा, उसी को आजकल लिंक करा जा रहा है, जो आपका जो अभी गैस ट्रेजेडी हुई उससे। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसमें क्या है, आपका आइसोमिथाइल साइनाइड था, आइसोमिथाइल साइनाइड था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1984 में हुई थी। कुछ नेशनल पार्क आपके सामने हैं। एन एरिया प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, के लिए जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो नेचुरल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उनको बचाने के लिए, उनमें है पहला नेचुरल पार्क वर्ल्ड का कौन सा है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला कौन सा है, येलोस्टोन नेचुरल पार्क है, 1872। पहला इंडिया का कौन सा है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। लार्जेस्ट कौन सा है वर्ल्ड का, तो ये ग्रीनलैंड में है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडिया में कौन सा है, आपका हेमिस है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है इंडिया का, स्मॉलेस्ट आपका क्या है, रणथंभौर है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, आपका नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, थोड़ा पूछने वाले क्वेश्चन हैं। अर्थ समिट 2002 में हुई थी। वाटर एक्ट 1974 में आया था, और एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1981 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास पूरी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।